नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की पूरी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। दरअसल अमरोहा में आवारा पशुओं को बंधक बनाने के मामले में 16 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में आवारा पशुओं को सरकारी स्कूल में बंधक बनाना किसानों को भारी पड़ गया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 16 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पशु विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जब सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल का है, जहां पर बीते दिनों आवारा पशुओं की समस्या से परेशान किसानों ने उनकी फसलों के बर्बाद होने के बाद सभी आवारा पशुओं को इकट्ठा किया और उनको प्राथमिक विद्यालय में बंधक बना दिया, जिसके बाद जानकारी पर प्रशासनिक अमले में पूरी तरह हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर आवारा पशुओं को छुड़वाया, जिसके बाद पशु विभाग की तहरीर पर आज अमरोहा पुलिस ने हसनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 16 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पशु क्रूरता अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी किसान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक के जगदीशपुर ग्रांड का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ग्राम पंचायत के अधिकतर शौचालयों में सीट नहीं है, तो वहीं गेट पर का तो नामो निशान भी नहीं दिखा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार। एक तरफ जहां प्रशासन जो है ओडीएफ गांव घोषित कर दिया है, वहीं चलना दुश्वार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड किस तरह इस कदर वो है रोड कि उस पे ही शौचालय लोग करके छोड़ रखे हैं, जबकि यहाँ शौचालय बनाया गया है, आधा अधूरा शौचालय बना के रखा गया है। इसमें ना ही कोई सीट है ना दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं इसमें भूसा भरा हुआ है। आइए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसको दिखाएं। ये देखिए, ये शौचालय है यहाँ का, जो कि ये जगदीशपुर टोला हरैया गांव है। इसमें जो है दरवाजे तक नहीं लगे हुए हैं। जितने भी शौचालय यहाँ बनाए गए हैं, किसी में दरवाज़ा नहीं तो किसी में जो है गड्ढे नहीं है। तो ऐसे में लोग शौच के लिए रोड पे ही बैठ के शौच करते हैं, जबकि प्रशासन द्वारा ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। तो ये इस तरह का मामला है सिद्धार्थनगर जिले के जगदीशपुर टोला हरैया का। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर छाया हुआ है। कोहरे के बीच जैसे जैसे विजिबिलिटी का स्तर गिरता है, सड़कों पर ड्राइविंग करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग कोहरे के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस समय विजिबिलिटी सड़कों पर बहुत कम है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वाहनों की रफ्तार कम रखें, स्पीड कंट्रोल में रखें, ताकि दुर्घटनाओं से इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर तस्वीर सामने आई है, जहां प्रसूव के दौरान एक महिला की प्रसूव के बाद मौत हो गई है। वहीं महिला के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी काटा है। वहीं हंगामा काटने के बाद लोगों के द्वारा इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां परिजनों ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही के चलते उनकी घर की महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जालौन में सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं जालौन के सीएमओ एनडी शर्मा ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। वहीं जहां यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के यस
हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां यस हॉस्पिटल में कल प्रसूति के दौरान एक महिला भर्ती कराई गई थी, जहां प्रसूति के बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आखिर इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। वहीं जालौन से अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने क्यों किया धरना प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की गिरफ्तारी को लेकर आज सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में सैकड़ों जो सपा कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो कानपुर विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विनय पाठक की एक तरीके से विनय पाठक के जरिए सरकार को जो है घेरने का प्रयास किया है। वहां पर विनय पाठक की फ़ोटो लगाकर उस पर पैसों का हार चढ़ाकर और वहाँ खड़ाव रखकर एक तरीके से कह सकते हैं कि उन पर और सरकार पर कटाक्ष करने का काम किया है, क्योंकि अभी तक विनय पाठक की बीते पिछले साल उन पर जो है FIR कानपुर लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में दर्ज की गई थी और कई गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर जो सपा के जो विधायक अमिताभ वाजपेयी वो आज यहाँ पर जो कानपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर जमकर जो है नारेबाजी भी की है और उन्होंने एक राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की है। फिलहाल अब हम पूरे मामले की बात करें तो बीते साल 2022 में प्रोफेसर विनय पाठक पर लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी और कई गंभीर मुकदमे लगाए गए थे, जिसमें उन पर कमीशन खोरी और वसूली जैसे कई आरोप लगाए गए थे। और उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने मिलने वालों की भर्ती की है और ऐसे कई गंभीर आरोप थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच STF कर रही थी। STF के बाद जब सरकार ने गुजारिश की तो उसके बाद इस मामले में CBI भी फ़िलहाल अभी जांच कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विनय पाठक की अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर जो सपाई हैं वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को जो है तरीके से कह सकते हैं कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो पुलिस महकमा है वो फेल हो चुका है विनय पाठक की गिरफ्तारी को लेकर। और जो उनका एक साथी था उसी गिरफ्तारी को लेकर तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी अभी CBI जांच होगी, CBI जांच के बाद ही कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगी और विनय पाठक पर जो सारे आरोप लगे हैं, कमीशन खोरी है और भी कई ऐसे गंभीर आरोप हैं, उसमें कितनी सत्यता है या फिर कोई किसी की ये साजिश के तहत पूरा काम किया जा रहा है, वो चीज़ें साफ हो सकेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो अभी विनय पाठक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। लखनऊ में दबंगों ने पुलिस के साथ कैसे दिखाई दबंगई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। दबंगों की दबंगई के आगे जो लखनऊ पुलिस है वो नतमस्तक दिखाई दे रही है। कल देर रात का मामला है गोमती नगर थाना क्षेत्र का, विशाल खंड का, जहां पर आर्मी में तैनात जो मेजर है अभिजीत सिंह वो रहते हैं और उनके बेटे की तबीयत खराब थी। उन्हीं के लाइन में मिलेनो कैफ़े होटल है, वहाँ पर तेज जो ध्वनि के हिसाब से वहाँ पर डीजे बज रहा था। डीजे का उन्होंने जब विरोध किया तो जो होटल मालिक है और जो मैनेजर है वो लगातार मेजर पे ही दबाव बनाने लगे। हालांकि इसकी जब सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस, तो पुलिस के सामने भी अभद्रता पे उतारू थे, जैसा अभिजीत सिंह का कहना है। हालांकि उसमें कहा सुनी को शांत कराकर जो पुलिस थी वो अब चली गई और मेजर साहब अपने घर में आ गए। घर में आने के थोड़ी देर बाद पता चला कि मेजर साहब की जो गाड़ी थी उसमें आग लगा दी गई। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके बाद जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक ना तो मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है और ना ही होटल मालिक की गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कमिश्नरेट पुलिस कब गिरफ्तारी करती है और कब ऐसे दबंगों को सलाखों के पीछे भेजती है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रायबरेली में मंत्री का दौरा क्यों रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सूबे के खेल एवं युवा कल्याण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने शहर के
मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। अत्याधुनिक जिम सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया, जिसके दौरान युवाओं में खासी उत्साह देखा गया। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने रायबरेली शहर पहुंचकर यहाँ के मूल निवासी दिनेश प्रताप सिंह, जो सतत प्रभार राज्य मंत्री हैं, उनके साथ में पहुंचे और जिम का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान युवाओं की काफी भीड़ वहां इकट्ठा थी, मौजूद थे युवा, जिनमें काफी उत्साह भी देखने को मिला। हालांकि उन्होंने इस जिम को एक वरदान के रूप में बताया कि युवाओं में उनके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद बताया है। हालांकि इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जुबानी तंज भी कसा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उनको बेकाम बताया। हालांकि उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि उनके पास ना तो जनाधार है, ना ही कोई काम है। तो इस तरह से ऊट पटांग कार्य वो लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह का जुबानी तंज उन्होंने कसा। वहीं उनके साथ मौजूद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अमेठी व राजनीति की सियासत पर भी तंज कसा। आपको बता दें, रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर उन्होंने जुबानी तंज कसते हुए आखिरी अंग्रेज बताया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जिले की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने आखिरी अंग्रेज वाले बयान को फिर से नई दिशा दे दी है। आपको बता दें, कांग्रेस की सियासत रायबरेली की पृष्ठभूमि मानी जाती है। इस दौरान उन्होंने रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को आखिरी अंग्रेज भगाने वाले बयान से गर्माहट रायबरेली जिले में पैदा कर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेसी इस बयान पर किस तरह का पलटवार करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अलीगढ़ में सर्दी का कहर लगातार जारी है और शीतलहर और पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं लगातार कहर बरपा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां घना कोहरा छाया हुआ, वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह तहस नहस हो गया है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या अन्य जो आवागमन के जो वाहन है, वह भी सड़कों पर नदारद नजर आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक घर से बाहर निकलना नहीं चाह रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जो आम मजदूर हैं, रिक्शे वाले, रेडी वाले, जिनका जीवन यापन दिनचर्या से ही चलता है, वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी जीवन याचना के लिए तमाम जो रोजमर्रा के काम है उस पर लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन और आला अधिकारियों ने भी गरीब मजदूर और अन्य निवासी लोगों के लिए रैन बसेरा, साथ ही अलाव की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न होने पाए। एक तरफ जहां अधिकारियों ने रैन बसेरे तो रखे ही हैं देखने के लिए, वहीं उनके अंदर भी हीटर की व्यवस्था की है, ताकि जो लोग वहां पर रुकते हैं किसी भी तरह की उनको कोई समस्या न हो और उनको भी ठंड से बचाया जा सके। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। अमरोहा में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में ठंड का कहर लगातार जारी है, जहां पर कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यातायात व्यवस्था भी ठंड के चलते पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर ठंड के चलते कोहरे का सितम देखने को मिला है। लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से उन पर इसका असर पड़ा है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लोगों का जीवन पूरी तरह से मुहाल है। सब यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के चलते जो हाईवे किनारे जो सवारियां हैं वो अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कई घंटों से ये सवारियां यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते, कोहरे के चलते उनको अभी तक सवारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनको पूरी तरह से परेशानी हो रही है। वहीं इस सारे मामले में लगातार कड़ाके की ठंड के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार जहां संभावित दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पर लगातार पुलिस और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं और कोहरे को लेकर लगातार पुलिस की टीम भी लोगों से जो है यातायात व्यवस्था को प्रभावित होने के चलते घर पर ही रहने की अपील कर रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बर्फीली सर्द हवाओं का कहर बदायूं में भी जारी है। नए साल की शुरुआत से ही शीतलहर का कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पाल।
इस वक्त हम जनपद बदायूं में मौजूद हैं। जिले में ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे रास्ते को देख सकते हैं, सुनसान रास्ता है, राहगीर भी कम आ रहा है। और इधर दिखाता हूँ आपको, ई रिक्शा खड़े हुए हैं, कहीं से कहीं तक कोई सवारी आती हुई नजर नहीं आ रही है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं बात करें जनपद बदायूं की, तो जनपद बदायूं में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं बात करें तो पुलिस प्रशासन बगरन की तरफ से अपने निजी खर्चे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ये अलाव लगा हुआ है बलियन थाना क्षेत्र के बगरन पुलिस सहायता केंद्र है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन को भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम जिलाधिकारी बदायूं पवन कुमार ने निर्देश दिए थे कि हर जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। वहीं आसरा आवास वगैरह बने हुए हैं, यहाँ निरीक्षण किया गया था। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। ठंड को देखते हुए स्कूल भी बंद चल रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन क्या इस पर एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस बदायूं। बरेली में कड़ाके की सर्दी से लोग कांप रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली जिले में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बता दें लगभग 20 दिन हो गए हैं यहाँ पे ठंड लगातार जारी है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर आपको बताएं आम जीवन अस्त व्यस्त है। बुढ़े हैं, मरीज हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग परेशान हैं। अब आपको बताना चाह रहे हैं बरेली में लगातार 10 दिन हो रहे हैं, बहुत कम सूरज देखने को मिले हैं। जरा सी देर के लिए सूरज निकलते हैं, फिर उसके बाद में फिर शाम हो जाती है, फिर कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, फिर हवा चलने लगती है, बर्फीली हवा चलने लगती है। आपको बताएं तराई क्षेत्र होने के कारण बरेली में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। यहाँ पर रैन बसेरे लगातार लगाए जाए हैं और लगातार यहाँ पे मतलब आग के लिए और अलाव लगाए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जो अलाव लगाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा वो बहुत कम है, अभी बढ़ानी चाहिए संख्या, क्योंकि जगह जगह पे स्पॉट पे बताए जा रहे हैं कि काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो जो बड़े बड़े स्पॉट हैं जहाँ जहाँ मकमार है वहाँ पर ही लगाए जा रहे हैं, लोगों को गली में नहीं लगाए जा रहे हैं। तो जिसको लेकर लोगों की नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप इतना है कि यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ पे लगातार बहुत परेशान हैं और लगातार ठंड को ये सोच रहे हैं कि कब धूप निकले। आपको बताएं कि अब कुछ दिनों बाद और है, मौसम का विज्ञान का भी कहना है, मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि बहुत जल्द अभी ठंड जाने वाली नहीं है। 4 से 5 दिन अभी और लगेंगे, जिसको लेकर सूर्य दिखेगा और 14 के बाद में कुछ ठंड का प्रकोप यहाँ पे कम होगा। कैमरामैन करणपाल सिंह के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस बरेली। बिहार के सभी जिलों समेत भोजपुर में भी ठंड का सितम जारी है। शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहा गुप्ता। भोजपुर सहित पूरे बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है, जहां एक और ठंड के देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा भोजपुर के विभिन्न प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं जिलाधिकारी खुद सड़कों पर निकलकर ठंड से बचाव के लिए कंबल बांट रहे हैं। बता दें इसके अलावा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी कंबल वितरण किया जा रहा है। साथ ही लगातार भोजपुर सहित पूरे बिहार में ठंड के कहर को देखते हुए स्कूल का जो डेट बढ़ा दिया गया है, अब 14 तारीख के बाद ही स्कूल खुलेंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दी गई है कि ठंड से बचाव के लिए विभिन्न प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की जाए और कंबल वितरण किया जाए। बता दें कि लगातार ठंड का सितम जारी है, दहाई से नीचे चला गया है ठंड का आंकड़ा और ठंड के वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आज थोड़ी धूप निकली है, जिसके वजह से लोग थोड़ा सा घर से निकले हैं, लेकिन लगातार एक सप्ताह से ठंड का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से खासकर जो मजदूर तबके हैं उनको घर से निकलने में दुर्लभ हो रहे हैं। उनके कमाने और खाने की जो सुविधा है, जब तक घर से नहीं निकलेंगे उनके निकलने से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही लगातार ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट मोड में स्थानीय प्रशासन को रहने का कहा गया। आरा सदर हॉस्पिटल सहित विभिन्न अस्पतालों में अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश के साथ ही सामाजिक संगठन द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर, इंडिया वॉइस के लिए। मोतिहारी में नए साल की शुरुआत के बाद ही ठंड ने अपना कहर बढ़ाना शुरू कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल, शहर में कम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, जरूरी काम के लिए अपने घर से लोग बाहर निकल रहे हैं। ठंड के चलते अभी तक जिला प्रशासन कहीं भी चौक चौराहा पर अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया, जिससे लोग रिक्शा चालक, टेम्पू चालक को हो रही है परेशानी।
आपको मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कचहरी चौक पर एक आगरा में शीतलहर का क्या रहा प्रकोप, बता रहे हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। समय लगभग काफी हो चुका है और आगरा में लगभग 3 से 4 दिन बाद सूरज देवता ने अपनी गर्मी सामने दिखाई दी है। यानी कि अगर बात की जाए शीतलहर की, तो सुबह लोग चौपालों पे बात की जाए या चौराहे पे बात की जाए तो अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी अगर सड़कों पर देखी जाए तो वाहन धीमे धीमे रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं हाईवेज और नोएडा और लखनऊ एक्सप्रेस की बात की जाए तो धुंध कोहरे में वाहनों का आवागमन जो है बड़ी धीमी रफ्तार के साथ देखा जा रहा है। पिछले 3 से 4 दिन के बीच में तमाम बड़े सड़क हादसे भी सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं आज सूरज ने इस भरी सर्दी में राहत दे दी है। फिलहाल ठंड और कड़ाके की इस तेज हवाओं ने कहीं ना कहीं आम जीवन को अस्त व्यस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो आज के दिन धूप निकल आई है और लोगों को बड़ी राहत की सांस मिल चुकी है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस आगरा। बलिया में ठंड का क्या रहा सितम, बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। ठंड बढ़ती जा रही है। अगर मैं बलिया की बात करूं तो बलिया में लगातार ठंड बढ़ रही है और लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है। मैं आज आपको बता दूं बलिया में इतनी ठंड थी और इतनी कोहरा था, इतना घना कोहरा था कि सुबह में गाड़ियों का रोड पे चलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। गाड़ियाँ लाइट जला करके और हेडलाइट जला करके इसी तरह से गाड़ियाँ जो है गाड़ी रोड पे लोग चला रहे थे। मैं आपको बता दूं लोग ठंड से घर से निकलना नहीं चाहते हैं। ठंड से बहुत कम लोग निकल रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो बहुत ज़रूरी काम को लेकर के ही घर से निकलना है। और लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए जहाँ पे कि शहर में हर चट्टी चौराहे पे नुक्कड़ पे कम से कम एक अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहुत कम मात्रा में अलाव जलाए जा रहे हैं जिससे लोगों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश भी भरा हुआ है। अगर मैं रैन बसेरा की बात करूं तो रैन बसेरा की भी व्यवस्था इस तरह की है कि यहाँ पर रैन बसेरा की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी और बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2, 3 से 4 ही रैन बसेरा है जो कि किसी तरह से वहाँ पे लोग अपना जो बेसहारा लोग हैं वहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। बदायूं में बाइकर्स गैंग के आतंक को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पाल। गैंग का आतंक जारी है। बाइकर्स गैंग आए दिन लोगों से मारपीट करता है। एक दिन पहले बाइकर्स गैंग का मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह बाइकर्स गैंग टर्सिंग गैंग के नाम से मशहूर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनपद बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है और बाइकर्स गैंग के एक सदस्य का तमंचे के साथ में वीडियो वायरल हुआ है। तमंचे में वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। बदायूं पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं बात करें तो थाना फैजगंज बेटा पुलिस को कार्रवाई अब तक ना करना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। अब देखना होगा बदायूं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस बदायूं। मैनपुरी में लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने हाईवे की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले हैं हाईवे पर सरसों से भरे हुए ट्रक को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। हाईवे से लगभग 65 लाख रुपए की कीमत का सरसों का तेल जो कि पुलिस ने आज पकड़ लिया है। आईजी रेंज ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस टीम मैनपुरी की पुलिस टीम को यह बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। आरोपियों के पास से लूटे हुए पूरे ट्रक का सरसों से भरा हुआ ट्रक बरामद हुआ है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। 7 आरोपी अभी भी वांछित चल रहे हैं जिनके लिए पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं। कमलेश दीक्षित एसपी ने बताया कि लगातार काफ़ी बड़ी लूट हुई थी। हाईवे पर लूट होने के बाद आसपास के जनपदों में इसके लिए पुलिस टीमें गठित की गई थी। कई जनपदों की पुलिस इस पर काम कर रही थी मगर इसमें मैनपुरी पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। करेल के हाईवे नेशनल हाईवे से इस लूट को घटना को अंजाम दिया गया था। तब से पुलिस लगातार सक्रिय बनी हुई थी और लगातार दबिश दे रही थी। सूत्रों से जब
मुखबिर की सूचना पर मिली कि ट्रक से भरा हुआ जो लूटा गया था, सरसों से भरा हुआ ट्रक, वो करहल थाना क्षेत्र से ही बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने एसओजी टीम, स्वैट टीम और कोतवाली प्रभारी समेत कई लोग इसमें शामिल किए गए थे। आज प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने पूरे मामले की जानकारी दी है। तो वहीं पकड़े गए तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं सीतापुर में क्या हुआ घोटाला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। सीतापुर में एक नया घोटाला सामने आया है। आपको बता दें, सीतापुर में उत्तर प्रदेश के राज्य भंडारण निगम के गोदाम से 1249 चावल के बोरे गायब मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य भंडारण निगम का गोदाम स्थित है, जहां पर चावलों का स्टॉक किया जाता है। आपको बता दें, जब वहां पे जांच की गई, स्टॉक मिलाया गया तो 1249 बोरे चावल के गायब मिले, जिसको लेकर लखनऊ पूर्वी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने सीतापुर के 2 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई और उनको निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, इन चावलों की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये मामला पहला नहीं, इससे पहले भी कई मामले घोटाले के सामने आ चुके हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। और रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतने ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।